नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिन भर की देश प्रदेश की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की उस खबर से जहां पर एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। जी हां, अब नवीन अध्याय। नितिन नवीन अब भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने नितिन नवीन को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नितिन नवीन जी मेरे बॉस है, मैं उनका कार्यकर्ता हूं। अब नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष बन गए हैं। उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को संभालना भर नहीं है, बल्कि एनडीए के सभी साथियों के बीच तालमेल का दायित्व भी देखना है। पीएम मोदी ने नवीन की युवा ऊर्जा और अनुभव की सराहना की। पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर गर्व भी जताया। बता दें कि नितिन नवीन ने अध्यक्ष बनने से पहले दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। दिन की शुरुआत उन्होंने मंदिरों से ही की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। वाल्मीकि मंदिर के दर्शन उन्होंने सबसे पहले किए। इधर हनुमान मंदिर भी वो पहुंचे, साथ साथ बंगला साहिब में जाकर माथा टेका, झंडेवालान में देवी के मंदिर पहुंचे। इधर नितिन नवीन ने बड़ी बातें जो कही, उसके अलावा पीएम मोदी ने भी बड़ी बातें कही है। क्या कहा है? बीजेपी एक संस्कार और एक परिवार है। बीजेपी में कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी है। भाजपा की यात्रा जन विश्वास के लिए है, तो ये बड़ी बातें पीएम मोदी ने कही है। बीजेपी पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है। जनता जनार्दन की सेवा हमारे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन चलता है। तस्वीरें भी साथ में आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और केरल में भी भाजपा को अवसर मिलेगा, ये कहा है पीएम मोदी ने। देखिए, उम्मीदें बहुत ज्यादा है नितिन नवीन से। केरल में भी चुनाव होना है। बहनों की पीड़ा देखकर जल जीवन मिशन लाए हैं। बीजेपी का विस्तार गर्व का विषय है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी उनको शुभकामनाएं दी, उसकी भी तस्वीरें। और इधर पीएम मोदी की बातें, हमारी जड़ें जमीन के नीचे गहरी है। सीएम विष्णुदेव साय के साथ भी नितिन नवीन की तस्वीरें। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कार्य करता हूं, नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। कि लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं सबसे प्रथम अभिवादन करता हूं कि 140 करोड़ जनता आपके इस सेवा भाव से हमेशा आपका अभिनंदन करना चाहती है। आज मैं सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे मंच पर शीर्ष पर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व और यहां पर बैठा हुआ पार्टी का वैसा नेतृत्व जिसने हर बूथ तक भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते आगे। भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तबाही का मंजर दिखाई दिया। मंगलवार को सेंसेक्स 1065 अंक टूटकर 82,180.47 पर आकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 353 अंक गिरकर 25,232.50 पर आकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 487 अंकों की गिरावट आई है। हालांकि इंट्राडे के दौरान सेंसेक्स 1200 अंक और निफ्टी 400 अंक गिर गया था। इतनी तेजी से गिरावट के कारण मंगलवार को निवेशकों के 10.12 लाख करोड़ झटके में ही स्वाहा हो गए।
हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में जबरदस्त बिकवाली भी देखने को मिली। निवेशकों में हड़कंप मचा हुआ था। आईटी, रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर के शेयरों में भारी दबाव के चलते बाजार चौतरफा कमजोरी के साथ बंद हुआ। कमजोर वैश्विक संकेतों, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और रुपए पर बने दबाव के चलते निवेशकों की धारणा बुरी तरीके से प्रभावित हुई। तो देखिए, जिस तरह से आज मार्केट क्रैश हुआ है उसके बाद 10 लाख करोड़ एक झटके में चले गए हैं। 1000 अंक से ज्यादा सेंसेक्स गिर गया। रियल एस्टेट, आईटी, ऑटो सेक्टर के जो शेयर थे वो क्रैश हो गए। तो वैश्विक स्तर पर जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है, जाहिर सी बात है उसका असर सीधे शेयर बाजार पर पड़ रहा है। रुपए की जो गिरावट है उसका भी एक बड़ा असर देखने को मिला है। तो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थितियां निर्मित हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं ये उन निवेशकों के लिए एक बड़ा झटका है जो कि उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको बेहतर मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब आगे किस तरह से बाजार का रुख रहेगा, क्या तेजी रहेगी, क्या गिरावट रहेगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो शेयर बाजार धड़ाम हुआ है और इसका असर तो निवेशकों के ऊपर पड़ा ही है, लेकिन उन निवेशकों की चांदी जो है वो और ज्यादा चमक रही है जिन्होंने चांदी में निवेश किया था। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि सोने चांदी के दाम आज यानी कि 20 जनवरी को लगातार दूसरे दिन अपने ऑल टाइम हाई पर थे। तो जो एमसीएक्स में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए सोने चांदी में निवेश फायदेमंद रहा है। ऑल टाइम हाई पर चांदी और सोना पहुंचे। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी आज पहली बार सराफा बाजार में 3 लाख के पार पहुंच गई। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 3 लाख के पार पहुंच गई है चांदी। एक महीने में ही चांदी ने 1 लाख की ग्रोथ हासिल कर ली है। ये 10,888 रुपए से बढ़कर 3,04,863 रुपए पर आज पहुंची है। इससे पहले कल 2,93,975 रुपए पर थी जब क्लोज हुआ मार्केट। उस वक्त एमसीएक्स पर चांदी कल ही 3 लाख के पार निकल गई थी। चांदी इस साल सिर्फ 20 दिनों में ही 74,443 रुपए महंगी हो चुकी है। तो जिन लोगों ने चांदी में निवेश किया था उनकी तो चांदी ही चांदी है। वही सोना 2,429 रुपए बढ़कर 1,46,375 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। कल ये 1,43,946 रुपए पर था। देखिए सोना किस तरह से तेजी से बढ़ा है। कहा कभी सैकड़ों में सोना मिलता था, अब जाकर वो हजारों में पहुंचा, हजारों से अब सीधे लाखों में, और लाखों में भी अब लगभग 1.5 लाख। तो सोचिए अब आगे जाकर कहां रुकेगा। सोना इस साल अब तक 13,180 रुपए महंगा हो चुका है इस साल, यानी कि इस महीने की ही बात कर लीजिए। तो क्या कारण है इसके चांदी में तेजी को लेकर? 3 बड़े कारण हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड, जो कि इस्तेमाल चांदी का आजकल जो तकनीकी सामान है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पैनल्स में और अन्य जगहों पर, और प्रोडक्शन रुकने के डर से खरीदी तेज हो रही है। आने वाले महीनों में और भी चांदी में तेजी आ सकती है। अमेरिका के ब्याज दर घटने की वजह से डॉलर कमजोर हुआ है, सोने की होल्डिंग कॉस्ट कम हुई है, इससे लोग खरीदने लगे हैं। रूस यूक्रेन जंग, दुनिया में तनाव, निवेशकों को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर इसमें निवेश वो कर रहे हैं। तो रिजर्व बैंक की तरफ से गोल्ड में तेजी के 3 कारण बताए गए हैं। सोलर, इलेक्ट्रिकल्स, ईवी में भारी इस्तेमाल होना है चांदी का, जिसकी वजह से चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी तक सीमित नहीं रही है। इसका इस्तेमाल अब इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य गैजेट्स में होने लगा है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं लगातार महंगी होती जा रही है। इसका एक कारण ये भी है कि चांदी का जो निर्यात है चीन से अधिकतर होता है, और चीन लगातार अब चांदी को कम से कम निर्यात करने की कोशिश कर रहा है, और इसका सीधा असर बाजार पर पड़ रहा है। चलिए चांदी के बाद रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की उस खबर का जो पिछले 2 दिनों से सुर्खियां बटोर रही है। जी हां, प्रयागराज की हम बात कर रहे हैं, जहां पर रथ रोकने के विरोध में धरने पर बैठे
शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है। मेला प्राधिकरण ने उन्हें 24 घंटे के अंदर साबित करने के लिए कहा कि वो असली शंकराचार्य है। तो प्रशासन की टीम शंकराचार्य के शिविर पहुंची, गेट पर नोटिस चस्पा किया। नोटिस मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी किया गया। तो पूरा मामला क्या है? दरअसल ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य की पदवी को लेकर अवि मुक्तेश्वरानंद और वासुदेवानंद के बीच विवाद है। मामला कोर्ट में विचाराधीन भी है। इसी बात को आधार बनाकर प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया। नोटिस में लिखा गया है कि 24 घंटे के अंदर बताए कि वो खुद को शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद अड़े हुए हैं कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा तब तक वो आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। तो मौनी अमावस्या यानी कि 18 जनवरी को शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद पालकी में बैठकर शिष्यों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया था और साथ ही उन्हें कहा था कि पैदल संगम तक वो जाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन शिष्य नहीं माने और पालकी को वो आगे बढ़ाने लगे। इसी बात को लेकर शिष्य और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई, हाथापाई हो गई और उसके बाद शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी वहीं पर धरने पर बैठ गए। अब उनका यह हट है कि जब तक वो शाही स्नान उनको सम्मानजनक तरीके से नहीं करवाया जाता तब तक वो यहीं पर रहेंगे। रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साउथ अफ्रीका के दावोस के लिए रवाना हो गए। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। मध्य प्रदेश को निवेश और नवाचार के उभरते हुए केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस में वैश्विक निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे। सीएम के पहुंचने से पहले ही मध्य प्रदेश का दल दावोस पहुंच चुका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दौरान दावोस में मध्य प्रदेश को नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, खाद्य और टेक्नोलॉजी निवेश के एक उभरते केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और वैश्विक कंपनियों के बीच महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 20 जनवरी को दावोस पहुंचेंगे और राज्य के लिए निवेश, तकनीक और रोजगार से जुड़े अहम संवादों में भाग लेंगे। दावोस में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन ने एआई आधारित प्रोटीन नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी शीरू की सीईओ और संस्थापक डॉक्टर जैस्मीन ह्यूम से मुलाकात की। इस बैठक में उन्नत प्रोटीन नवाचार, कृषि आधारित इनपुट्स और अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 20 जनवरी को दावोस पहुंचने के बाद इन चर्चाओं को और गति मिलने की उम्मीद है। सीएम निवेशकों से सीधे संवाद कर मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यह दौरा राज्य के लिए रोजगार, निवेश और दीर्घकालिक विकास की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अशोकनगर के आनंदपुर धाम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना है कि आनंदपुर धाम में अनैतिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के 3 IAS अधिकारियों को भी निशाने पर लिया है। कांग्रेस के तीखे आरोपों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अशोकनगर का आनंदपुर धाम आश्रम इन दिनों चर्चा में है। कांग्रेस का आरोप है कि आश्रम में सालों से अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने प्रेस वार्ता करते हुए सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने कुछ वीडियो भी जारी किए हैं। उनका आरोप है कि आश्रम में देह व्यापार का संगठित रैकेट चल रहा है। INS 24/7 इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हमारे मध्य प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, शोषण कर रहे हैं और मैं तथ्यात्मक आरोप लगा रहा हूं। उनके वीडियोस एक इतना गंभीर और इतना संवेदनशील मुद्दा है कि जनता के बीच में आना चाहिए। और पिछले 5 साल से लगातार आनंदपुर ट्रस्ट की शिकायतें SP को हो रही हैं, कलेक्टर को हो रही हैं, मुख्यमंत्री को हो रही हैं। अहिरवार के निशाने पर आश्रम के संचालकों के साथ IAS अधिकारी भी हैं। उनका आरोप है कि आश्रम के संरक्षकों को 3 IAS अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। यही वजह है कि तमाम साक्ष्य होने के बावजूद पुलिस या प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती। अहिरवार ने ट्रस्ट के नाम पर अधिकारियों की काली कमाई भी ठिकाने लगाए जाने का आरोप लगाया है। इन लोगों के ट्रस्ट के जो महात्मा है
उनसे सीधा संपर्क क्या है। मैं आपके माध्यम से मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं कि आप इनकी जांच करवाएं और जो ब्लैक पैसा है मध्य प्रदेश शासन का, ये तीनों आईएएस अधिकारी वहां पर अपना ब्लैक पैसा, व्हाइट पैसा इस ट्रस्ट के माध्यम से करवा रहे हैं। अहिरवार की मांग है कि उनके आरोपों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी तो वे हाईकोर्ट की शरण लेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अनर्गल आरोप लगाती आई है। अगर साक्ष्य मौजूद हैं तो उन्हें जांच एजेंसियों को सौंपना चाहिए, न कि राजनीति करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता केवल और केवल संवेदनशील विषयों पर राजनीति करते हैं। जिस तरह का विषय कांग्रेस के नेताओं ने उठाया, अगर उनके पास किसी तरह के प्रमाण हैं तो जांच एजेंसियों को देना चाहिए, ताकि प्रमाणों के आधार पर जांच एजेंसी कार्रवाई कर सके और अगर कोई आरोपी सिद्ध होता है तो उसके ऊपर नियम अनुसार कार्रवाई होगी। आनंदपुर आश्रम आस्था का केंद्र है। ऐसे में ट्रस्ट के संचालकों पर लगे आरोप आश्रम से जुड़े श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। लिहाजा मामले की गंभीरता से जांच तो होनी ही चाहिए। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से नेताओं के विवादित बयान सुर्खियों में। महिलाओं से लेकर कथावाचकों से अपने आपत्तिजनक शब्दों से वो लगातार छलनी कर रहे हैं, यानी कि उनकी भाषा, उनकी बोली इस कदर निम्न स्तर की हो चुकी है कि उसको बताना भी किसी के लिए अपमानित करने जैसा है। अब तो व्यक्तिगत छीटाकशी भी खुलकर सामने आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब लगातार जातिवाद की राजनीति का साइड इफेक्ट है? सवाल ये भी है कि आखिर ये सब रुकेगा तो कब रुकेगा और कैसे? देखिए इस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जातिवाद की राजनीति भारी, नेताओं के विवादित बयान आना जारी, महिला और कथावाचकों को भी नहीं बख्शा। अब व्यक्तिगत निशाने तक बात आई। एक बरैया है, वो बहनों के ऊपर गंदे शब्द बोलता है, वो भी टकला है। एक हमारे यहाँ का है पिछोर का पूर्व विधायक, वो भी हमारी लाडली बहनों पर सीटाकशी करता है। ये दोनों टकले हैं। दतिया के भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर बीजेपी विधायक की इस प्रतिक्रिया पर विवाद शुरू हो गया है। इसे पर्सनल अटैक का नाम दिया जा रहा है। दरअसल बरैया ने महिलाओं की खूबसूरती को रेप से जोड़ते हुए बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही SC, ST और OBC की महिलाओं पर कथित घृणित दावे किए थे। बरैया का कहना था कि रुद्र यामल तंत्र नामक पुस्तक में लिखा है कि विशेष जातियों की महिलाओं के साथ संबंध बनाने से तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? SC की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट OBC में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। हालांकि बाद में फूल सिंह बरैया अपने बयान से पलट गए। उन्होंने इन सब का जिम्मेदार किताब के लेखक को बताया। इसके बाद बरैया के समर्थन में पूर्व CM दिग्विजय सिंह भी खड़े नजर आए। ऐसा लगा अब बिगड़े बोल थम जाएंगे, लेकिन इधर SC, ST, OBC संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में शामिल हुए छतरपुर के चंदला से पूर्व विधायक RD प्रजापति के विवादित बयान से सियासी तूफान आ गया। लेकिन जो 5 बाबा हैं इस देश के अंदर, वो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं कि इनकी रजिस्ट्री करवा लो। अब बहन बेटियां तो पिलाट हो गई हैं। कोई भी 100 बार रजिस्ट्री कराओ, 1000 बार रजिस्ट्री कराओ। RD प्रजापति भी फूल सिंह बरैया वाले विवादित बयान की कैटेगरी में शामिल हो गए। इसके बाद बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी इनको सबक सिखाने के लिए शब्दों के बाण चलाते दिखे। तो ऐसे ही ये लाडली बहनें हैं हमारे यहाँ तैयार हो गई हैं। अब उन्होंने एक ही तय कर लिया है, कच्चे अंडे।
तो जिस तरह के बयान आए हैं, जाहिर सी बात है शर्मसार कर देने वाले ये बयान है, लेकिन नेता है कि वो मानते नहीं और इनके जो संगठन है वो इस पर कोई एक्शन भी नहीं लेते, बल्कि उनके बचाव में सामने आ जाते हैं। और उसके बाद जब बात बिगड़ जाती है, ज़्यादा बिगड़ जाती है, जैसे रायता फैल जाता है तो समेटने की कोशिश होती है, ठीक उस तरह से कुछ और तर्क दे देते हैं। बहरहाल इस पर क्या होता है आगे हमारी नजर रहेगी। फिलहाल 9 PM में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।